Hello everyone, welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and continuing with the static series of Governor Generals and Viceroys, the next Viceroy which today I am covering is Lord Dufferin. So, certainly इसके पहले मैंने आपको लॉर्ड रिपन के बारे में बताया था और उनका टेन्योर जो था वो था फ्रॉम द ईयर ऑफ 1880 टू 1884 और 1884 के बाद आते हैं हमारे लॉर्ड डफरिन अप टू द ईयर ऑफ 1888. ठीक है. अच्छा, सिग्निफिकेंट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट अगर हम इनके टेन्योर में बात करें तो वो रहेगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस. और उसके अलावा एज सच कोई इतने सिग्निफिकेंट इवेंट्स इनके टेन्योर में नहीं हुए थे, तो सर्टेनली ये वाला जो सेशन है वो काफी स्मॉल रहने वाला है. तो लॉर्ड डफरिन was a British government official and Victorian socialite who became the 8th Viceroy of India from the year of 1884 to 1888. He was known for being one of the most influential diplomats in history because certainly he was having a futuristic view कि आगे इंडिया में क्या हो सकता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो उसको हम कैसे अभी ऐसे लोकलाइज कर दें, उन इवेंट्स को हम कैसे लोकलाइज कर दें कि फर्दर वो इवेंट अकर ही ना हो पाए. ये इनके अंदर एक काफी अच्छी क्वालिटी थी और ये क्वालिटी आपकी रिफ्लेक्ट होती है only by the step that he adopted the policy of that yes you can now make and create INC. तो INC का जब इन्होंने कंसेप्ट ये एक्सेप्ट करते हैं और अडॉप्ट करते हैं, वहां से इनका ये पता चलता है कि इनको ये एक डिप्लोमैट, बहुत ही कीन डिप्लोमैट हैं और बहुत ही अच्छे से ये आगे देख रहे हैं. नाउ कमिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस का बनना इनके टाइम पे सबसे बड़ा इवेंट था और आपको पता है दैट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे उस टाइम पे, जिनको शॉर्ट में हम AO ह्यूम भी बोलते हैं, इन्होंने जो है वो INC को प्रपाउंड किया था. और क्यों किया था, इसके पीछे का रीजन देखिए बहुत ही सिंपल था. आपको पता है दैट ब्रिटिशर्स वर सप्रेसिंग इंडियंस एट वेरी वास्ट लेवल. आप चाहे प्रेस ले लीजिए, आप फ्रीडम टू प्रेस ले लीजिए, या फिर आप उनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ले लीजिए, या फिर आप आर्मी के साथ भी देख लीजिए कि आर्मी के साथ उनका कैसा बिहेवियर रहता था. इंडियन, स्पेशली इंडियन आर्मी की जब हम बात करें जो उनके ब्रिटिशर्स के लिए काम करती थी, तो अगर आप पूरा इवेंट आप ले लो, ओवरऑल 360 व्यू अगर आप देखो, तो ब्रिटिशर्स हमेशा ये सोचते थे कि इंडियंस को हम और कितना ज़्यादा जो है वो लूट सकते हैं. ठीक है, और कितना ज़्यादा हम इंडियंस का फ़ायदा उठा सकते हैं और ब्रिटेन में हम फ़ायदा पहुँचा सकते हैं. ठीक है, तो ये जो पॉलिसीज थी, इस तरीके की रिग्रेसिव पॉलिसी, सप्रेसिव पॉलिसीज जो थी, वो इंडियंस के मन में रिसेंटमेंट को फिल करती जा रही थी. ठीक है, अब वो डेली जब वो चीज़ आपको नेगेटिव होती रहती है, कोई भी एक आपको पॉजिटिव एक होप नहीं दिखती है कि भाई हाँ ब्रिटिशर्स चलो ये काम किया उन्होंने, अच्छे हैं तो ठीक है अब हम इनको सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी इंडियंस के साथ नहीं हो रहा था. एवरी थिंग वॉज गोइंग ऑन द नेगेटिव साइड. ओके, तो इसलिए ब्रिटिशर्स वर हैविंग अ फियर कि भाई 1857 वाली जो एक रिवोल्ट थी वो वापस ना हो जाए, वो वापस उस तरीके का प्रोटेस्ट ना हो जाए, क्योंकि 1857 was the event which actually shook the roots of Britishers in India. ठीक है, तो उस टाइम पे उनको काफी ज्यादा एक डर बैठ चुका था. तो ऐसा इवेंट को अकर करने से बचाने के लिए उन्होंने, AO ह्यूम ने ये सजेस्ट किया कि हमको INC का फॉर्मेशन अप्रूव करना चाहिए, जिससे जो एक्चुअल अभी इंडियंस की थोड़ी बहुत आवाज उठ रही है तो वो हम यहाँ पे सुन सकें और यहीं पे हम उनको सेटल डाउन कर सकें, क्योंकि सर्टेनली इंडियंस को ऐसा लगेगा कि ब्रिटिशर्स तक उनकी बात भी पहुंची है और हमें एक जो है वो पद दे दिया गया है, एक INC के फॉर्म में हमारा एक ग्रुप फॉर्म कर दिया गया है जिससे हमारी जो है वो बात सुनी जाएगी सर्टेनली. तो ये नोशन था INC के फॉर्मेशन के पीछे. ठीक है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ले लीजिए आप, तो वो भी इसी नोशन के पीछे काम करती है. ही obtained the Viceroy's consent in May 1885 to establish an Indian National Congress that would be associated with the government and serve as a forum for the expression of Indian public opinion. इसमें अगर आप देखो तो WC बनर्जिया जो थे, उनको जो है वो सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था. और ये क्वेश्चन भी काफी टाइम पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट व्हेन द कांग्रेस वाज फॉर्म्ड. ठीक है, तो आंसर विल बी दी WC बनर्जिया. और यहाँ पे आप उनकी फोटो देख सकते हैं कि ये है WC बनर्जिया. ओके, नाउ द INC वाज इंटेंडेड टू बी
a platform for communication between the British government and the Indian people। मैंने आपको बताया कि उसको इसलिए फॉर्म नहीं करा गया था कि भाई ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि ओके हमको अब इंडियंस को एक पॉलिटिकल पावर देनी है या फिर हमें उनको जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करना है। नो, मैंने आपको हमेशा से बताया है एट द वेरी स्टार्टिंग फ्रॉम द सीरीज आई हैव टोल्ड यू द बेसिक नोशन एक्चुअली व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ ब्रिटिशर्स फ्रॉम डे वन। ठीक है, उनकी थिंकिंग हमेशा ये होती थी कि हम इंडियंस से कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। कभी भी उन्होंने इंडियंस के बारे में सोचने की कोशिश नहीं करी। रूल किया हमारे ऊपर तो हमारे ऊपर बहुत ही उन्होंने रिग्रेसिवली रूल किया है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर। ठीक है, ये भी एक इवेंट था जो लॉर्ड डफरिन के टेन्योर में हुआ था और बर्मा का काफ़ी मेजर टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है वो ब्रिटिशर्स ने कर लिया था बिकॉज दे हैड द विक्ट्री इन दिस वॉर। Also known as the Third Anglo-Burmese War, was fought between the British and the Burmese from November 14 to 27, 1885। ठीक है, इस टेन्योर में ये वॉर होती है। It was the final war in a series of 3 wars fought in the 19th century between the two sides. That means between the Britishers and between the Burmese. Okay. Now, why this war actually happened? देखिए, मैंने आपको काफ़ी गवर्नर जनरल्स के अगर सेशंस आपने कंटिन्यूसली इस सीरीज को फॉलो किया होगा तो आप एक लिंक बिठा पा रहे होंगे कि कैसे किस तरीके से इनका जो एक व्यू है, जो एक इनका फंक्शन करने का तरीका है ब्रिटिशर्स का मूव कर रहा था टुवर्ड्स द एक्सपेंशन, ओके, टुवर्ड्स देयर टेरिटोरियल एक्सपेंशन, टुवर्ड्स द ब्रिटिश टेरिटोरियल एक्सपेंशन। और यहाँ पे उनको पसंद नहीं था कि भाई कोई भी एक्सटर्नल यूरोपियन पावर आके हिंडर करे या फिर इस एक्सपेंशन को रोके। ठीक है, उनकी जो टेरिटरी थी उसको वो कम नहीं करना चाहते थे। तो फ्रेंच उस टाइम पे इंडिया में थे और जो भी स्टेट या जो भी कंट्री अगर फ्रेंच के साथ कोई अलायंस बनाते उनको दिखता था तो वो तुरंत फॉरवर्ड पॉलिसी को एक्टिवेट कर देते थे। ठीक है, वो सोचते थे कि भाई हम कैसे जो है वो अब इस स्टेट के साथ या फिर इस किंगडम के साथ जो है वो एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं या फिर एक अलायंस बना लेते हैं या फिर एक बैटल के थ्रू इनका टेरिटरी जो है वो एनेक्स कर लेते हैं जिससे ये कमज़ोर पड़ जाएं और फ्रेंच के साथ ये कभी भी अलायंस ना बना पाए। तो कहीं ना कहीं बर्मीज वॉर भी फ्रेंच की वजह से ही हुई थी क्योंकि जो बर्मीज थे वो फ्रेंच की तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनके साथ उनके फेवर में जा रहे थे और ब्रिटिशर्स को ये चीज़ पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। सो दे वर फॉर्मल अलायंस विद द फ्रेंच एंड दे वर रेसिंग कस्टम ड्यूटीज दैट अफेक्टेड ब्रिटिश ट्रेड। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट दे वर वो कभी भी किसी भी तरीके से ट्रेड को अफेक्ट होता हुआ नहीं देख सकते थे। ठीक है, वो खुद ही ब्रिटिश गुड्स को यहाँ पर चीपर रखते थे इंडिया में कि यहाँ की इंडस्ट्रीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हों और ब्रिटिश गुड्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेल हों जिससे उनके प्रॉफिट जो हैं वो बढ़ें। ठीक है, तो इसलिए ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो उनके ट्रेड को अफेक्ट करती थी उसको वो तुरंत जो है वो कर्टेल करते थे। एंड ऑल्सो साइनिंग अ कमर्शियल ट्रेड ट्रीटी विद द फ्रेंच। ठीक है, तो बर्मीज ने ये सारी चीज़ें करी थी इसीलिए उनको इस वॉर का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो द रिजल्ट वाज द ब्रिटिश एक्चुअली वॉन। नाउ कमिंग टू द पंजाब टेनेंसी एक्ट। ठीक है, इट एक्चुअली फॉर्म द रिलेशनशिप बिटवीन द टेनेंट्स एंड द लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो टेनेंट्स को भी इस एक्ट के थ्रू कुछ राइट्स दिए गए कि अगर लैंड होता था तो पहले तो टेनेंट्स का कोई भी रोल नहीं होता था उसके ओनरशिप में, बट फर्दर इस एक्ट के थ्रू कहीं ना कहीं इस पे काम किया गया और क्या काम किया गया वो हम देखते हैं। The Punjab Tenancy Act of 1887 was a law that governed the relationship between the landlords and the tenants in the Punjab state of India। ठीक है, तो पंजाब स्टेट पे इसका फोकस रहा था इस एक्ट का क्योंकि नाम से ही आप देख सकते हो पंजाब जो है वो नेम में ही आपको दिखता है पंजाब टेनेंसी एक्ट। नाउ राइट्स ऑफ टेनेंट्स। ठीक है, सबसे पहले इस पे बात करी गई। इट एक्चुअली आउटलाइंड द राइट्स ऑफ टेनेंट्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द राइट टू टेंड, कट एंड हार्वेस्ट द प्रोड्यूस ऑफ देयर टेनेंसी। ठीक है, तो इस पे काम किया कि भाई कोई भी अगर हार्वेस्ट है उस पे उसको कट करने का उसको सेल करने का जो है राइट टेनेंट्स को भी प्रोवाइड किया गया। कंडीशंस फॉर एविक्शन। ठीक है, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि भाई टेनेंट्स को हटाया जाना है उस लैंडलॉर्ड की ओनरशिप से तो वो भी जो है वो कुछ कंडीशंस पे ये चीज़ प्रैक्टिस हो सकती थी। देन रेंट। द एक्ट कवर टॉपिक्स सच एज rents, produce rents, cash rents and adjustment of rents. Then the revenue courts were formed. It actually described the revenue courts and suits that could be heard by them. Appeals. The act allowed for appeals against the orders of the revenue officer within a prescribed time limit। ठीक है, तो बेसिकली जो एक अगर आप बोलो कि भाई ऑपरेशन हो रहा था अगर टेनेंट्स का तो वो इस एक्ट के थ्रू इस चीज़ को एड्रेस किया गया कि उनके भी आवाज़ सुनी जाए और उनको भी ऐसे राइट्स दिए जाएं अगर वो किसी लैंडलॉर्ड के
लैंड में काम कर रहे हैं तो उनको भी जो है उनकी मेहनत का फल मिले और उनका कुछ इसी चीज में नुकसान ना हो, ठीक है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखा गया। नाउ कमिंग टू द डफरिन रिपोर्ट, certainly an event which actually said something good about Dufferin, क्योंकि इन्होंने जो है वो बंगाल के जो पुअर लोग थे उसके लिए ये रिपोर्ट निकाली थी। एंड certainly this report actually said that Britishers what claim is that they worked for the poor and marginalized community, but that was not actual very true when we are coming to the grassroots level. Okay, when you are seeing it on paper, it is addressed, it is said that yes, Britishers actually worked, but when you see it in actual practical situation, then nothing was done, ठीक है, तो ये चीज डफरिन रिपोर्ट में शामिल की गई। In 1888, he published a report on the conditions of the lower classes of Bengali population, known as the Dufferin Report. ठीक है, the report highlighted the plight of the poor in Bengal and was used by nationalists to refute the Anglo-Indian claim that British rule had benefited India's poorest citizens. ठीक है, following the publication of the report, Dufferin recommended the formation of provincial and central councils with Indian representation, which was a key demand of Congress at that time. ठीक है, तो प्रोविंशियल और लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन जो है वो डफरिन ने सजेस्ट किया, जिससे उन्होंने बोला कि भाई इंडियंस को अब आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए, और सर्टेनली इन फर्दर एक्ट्स जो है वो रिप्रेजेंटेशन काफ़ी दिया गया। नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू ऑल टू आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू द लॉर्ड डफरिन। लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट वाज द लॉर्ड डफरिन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया? Option A, he strongly supported it. Option B, he ignored it. Option C, he was worried and attempted to control it. Option D, he fully suppressed it. ठीक है, next question is, Lord Dufferin introduced the Dufferin Plan to improve which of the following? Option A, education for women, infrastructure and railways. Option C, public health and medical education. And option D, military reforms. So here we come to the end of this session and Lord Dufferin certainly आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे तो एक ही इवेंट था, बट फिर भी मैंने I have covered 2 or 3 events in his tenure. And please subscribe to the channel IS Origin for further more qualitative content and stay tuned for further more videos. Till then पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।